operations of this country. Thank you. माननीय सदस्य श्री संजय यादव. Thank you, Mahoday. Thank you for giving me this opportunity to speak. It's my privilege and pleasure to be in this august house in the presence of learned politicians across the country, cutting across all the parties and ideologies. और मुझे ये जिम्मेवारी और अवसर देने के लिए मैं सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, इस बजट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यह बजट खाली पेटों के लिए नहीं, सिर्फ धनासेठों के लिए है। यह बजट उनके लिए नहीं जो मजबूर और गरीब हैं, यह बजट उनके लिए है जो मजबूत और सत्ता के करीब हैं। यह बजट वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के विकास के लिए नहीं, बल्कि उनके उपहास के लिए है। महोदय, इस बजट में ये नहीं बताया गया कि पूरे देश में बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, कितने ग्रेजुएट्स हमारे बेरोजगार हैं, कितने इंजीनियर्स हमारे बेरोजगार हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यह युवाओं के सपनों का मरघट है। ये बजट झूठ और जुमलों का जमघट है। ये बजट अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी बातें हुई। हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं और समय के साथ जाएंगे भी। लेकिन 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने की खुशफहमी में हम ये भूल जाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में हम 197 देशों में से 142वें नंबर पे हैं। प्रति व्यक्ति आय में हम अफ्रीकी देश अंगोला से भी कम हैं। देश में सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है और देश के 10% शीर्ष लोगों के पास देश की 77% संपत्ति है। यानी हमारे देश में आय और संपत्ति का एक समान वितरण नहीं है। महोदय, हमें इस दिशा में भी सोचना होगा। मानव प्रगति और आर्थिक प्रगति दोनों अलग अलग विषय हैं। मानव प्रगति में हम मानवीय विकास के पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मानवीय प्रगति में हम सामाजिक आर्थिक स्थिति, लोगों की बराबरी और गरीबी को आंकते हैं। लेकिन आर्थिक प्रगति में हम सिर्फ धन के संचय पे ही केंद्रित रहते हैं। तो धन के संचय से अधिक बातें मानवीय विकास की भी होनी चाहिए। सभापति महोदय, इस बजट में किसानों को लेके कुछ स्पष्ट नहीं था। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता। एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई बात नहीं है इस बजट में। ये लोग 100 रुपये फसल की कीमत बढ़ा के कहते हैं कि हमने किसानों का भला किया, लेकिन ये नहीं बताते कि खाद की बोरी की कीमत 200 रुपये बढ़ा देते हैं और वहीं बोरी का वजन भी घटा देते हैं। महोदय, बिहार के विशेष पैकेज को लेकर काफ़ी बातचीत हुई। सब लोगों ने कहा कि बिहार को पता नहीं क्या मिल गया, अलग से विशेष पैकेज दे दिया। ये बिहार को विशेष पैकेज की रीपैकेजिंग और फिर रीपैकेजिंग की नई रीपैकेजिंग की है इन्होंने। ये वही बात हुई कि 4 आने को आप 1 रुपये बता देने से 4 आना 1 रुपये नहीं होता, वो 4 आना ही रहता है। सिलेबस और किताब, बिहार के पैकेज को लेकर यही कहना चाहूँगा कि सिलेबस और किताब वही है, सिर्फ उसका जिल्द बदला है। वो हर साल ये बिहार के विकास को लेकर वो सिर्फ जिल्द बदलते हैं, रैपर चेंज करते हैं और कुछ नहीं बदलता। 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार एक काफ़ी ड्रामेटिक अंदाज में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। 1,25,000 करोड़ और 40,000 करोड़ रुपए उसमें अन्य निवेश, जैसे चेरी ऑन केक होता है वैसे 1,25,000 करोड़ के अलावा 40,000 करोड़ उन्होंने अन्य विशेष निवेश के लिए निर्धारित किए थे, आवंटित किए थे इनफैक्ट। अब इस बजट में इन्होंने हाईवेज के लिए 26,000 करोड़ बिहार के लिए आवंटित किए हैं। 2015 में 54,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हम पूछना चाहेंगे कि जो उस वक्त 54,713 करोड़ रुपए आपने बिहार के हाईवेज के लिए आवंटित और निर्धारित किए थे, उसका क्या हुआ? अब आप 26,000 करोड़ रुपए दोबारा दे रहे हैं। उस वक्त 2015 में बिहार में एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आपने 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस बजट में फिर आप नए एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं
उस बजट में आपने 250 करोड़ रुपए रक्सौल में एयरपोर्ट के विकास और निर्माण के लिए निर्धारित किए थे। वहाँ महोदय एक ईंट तक नहीं लगी है आज तक 9 वर्ष में, फिर आप एयरपोर्ट के लिए वहाँ आवंटित कर रहे हैं। आपने बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए 2015 में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर इस बजट में अब बांका से बगल वाला जिला सटा हुआ है भागलपुर, अब इस बजट में आपने 21,400 करोड़ रुपए थर्मल पावर प्लांट के लिए आवंटित किए हैं। पीरपैंती में, भागलपुर जिला में, मतलब 20,000 करोड़ रुपए आप 2015 में बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए कर रहे थे, और अब आप 21,400 भागलपुर में कर रहे हैं। 9 वर्षों में जिला चेंज हो गया, आपका 20,000 करोड़ से 21,400 करोड़ हो गया, कुछ नहीं हुआ उसका। सभापति महोदय, प्लीज अपनी सीट से मत बोलिए, आप बैठ कर न बोले, उनको बोलने दीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी पुरानी मांग है। प्लीज। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी पुरानी मांग है। तत्कालीन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उससे लेकर अब तक लगातार हमारी मांग रही है। अभी कुछ दिन पूर्व नीति आयोग की एक रिपोर्ट हुई, सस्टेन डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास के लक्ष्य का जो सूचकांक था वो प्रकाशित हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्यों को बिहार के संदर्भ में नीति आयोग की वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। किन किन सूचकांक में हम उसमें पीछे हैं, और उन सूचकांक हैं सतत विकास के लक्ष्य के जो सूचकांक है, उनको पैमाना मानते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए एक स्वर में सबको मांग उठानी होगी। बिहार में 15 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार रही है, 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इन्हीं के नीति आयोग के पैमाने पर बिहार समावेशी विकास की दौड़ से बाहर है। जब से 15 वर्षों में और 10 वर्ष ये बिहार सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में बिल्कुल फिसड्डी बना हुआ है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला मात्र रह गया है। एक तरफ जहाँ नीति आयोग के एसडीजी गोल सूचकांक में राष्ट्रीय औसत 71 है, वहीं बिहार का सबसे नीचे 57 है, और ईयर ऑन ईयर ये नीचे जा रहा है। गरीबी उन्मूलन में बिहार का स्कोर देश में सबसे न्यूनतम 39 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 72 है। शून्य भुखमरी में भी बिहार सबसे नीचे है, जिसमें बिहार का स्कोर 24 है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और लैंगिक समानता में भी बिहार देश में सबसे पीछे है। असमानता कम करने के क्षेत्र में भी बिहार के कम अंक हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बिहार कहीं नहीं दिख रहा। राज्य की नीतियां बगैर लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ बनाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। कैसे पुल गिर रहे हैं सबने देखा है। तो पिछले 10 वर्षों में बिहार को केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है, इसलिए हम कहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य ही देना चाहिए। और विशेष पैकेज नए रैपर में बदल के नहीं दीजिए, उसको आप अभी आवंटित कीजिए और एक टाइम लिमिट के साथ आवंटित कीजिए कि इस समय में इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको ये धनराशि मिली है और उसका क्रियान्वयन हो और वो इम्प्लीमेंटेशन हो। महोदय, जैसे मैंने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, सबसे अधिक आबादी युवाओं की है और बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। विगत 10 सालों में हमारे देश में बेरोजगारी दर 5.4% से बढ़कर 9.2 हो गई है, जो कि अत्यधिक चिंताजनक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तो सरकार ने दिए नहीं बजट में, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक आज देश में बेरोजगार जो लोग हैं उसमें 83% युवा बेरोजगार हैं, और आधे से अधिक इंडियन ग्रेजुएट्स जो हैं वो बेरोजगार है, यानी हर दूसरा ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 65.7% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5 युवाओं के पास ही काम है, यानी कि गांव में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 83% युवा बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि महोदय बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है। बिहार में
हमारे 17 महीनों की महागठबंधन की सरकार ने उसे दूर करके दिखाया भी है। बिहार में तेजस्वी मॉडल के तहत महज 17 महीनों में हमने 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी, 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। अगर बिहार जैसे कम संसाधन वाला प्रदेश, पिछड़ा प्रदेश 17 महीनों में एक युवा उप मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के दम पर 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दे सकता है, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवा सकता है, तो हम देश भर में 10 साल में करोड़ों नौकरियां क्यों नहीं दे पाए? जबकि देश में 30 लाख पद रिक्त हैं, तो हमें उन पदों को भरने की दिशा में भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। सभापति महोदय, यह पूरा देश जानता है कि लालू जी के शासन से पहले बिहार में गैर बराबरी का बोलबाला था। पिछड़े, गरीब, दलित, वंचित वर्ग के लोग सामाजिक पायदान में बड़े लोगों के सामने खाट पर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय के जरिए बराबरी का कुआं और बराबरी की खाट दी। अब हमारे नेता तेजस्वी जी का मिशन आर्थिक न्याय के जरिए इन लोगों को बराबरी का ठाठ देने का है। सभापति महोदय, इस सरकार का क्या कहें? 10 वर्ष पूर्ण बहुमत के शासन के बाद भी ये अपने भाषणों में और अपने बजट में अपनी उपलब्धियों के बखान के बजाय ये सिर्फ विपक्ष की निंदा और आलोचना में अपना समय जाया करते हैं। शायद विपक्ष की निंदा करने से इनको अपनी शासकीय जो खामियां हैं, कमियां हैं, असफलताएं हैं, उनको छुपाने में इनको मदद मिलती होगी। लेकिन इस विपक्ष की आलोचना और निंदा से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, और जनता ने इस चुनाव में यह अच्छे से बता भी दिया है। सभापति महोदय, जनता मुर्दों की नहीं मुद्दों की बात करना चाहती है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं और जनता के मुद्दों को दफन कर देते हैं। अभी देश में क्या हाल हो रहा है हम सब ने देखा। अभी उत्तर प्रदेश में हालिया घटना हुई, क्या खतरनाक ट्रेंड हो रहा है, कैसे खतरनाक बंटवारा कर रहे हैं, फल वालों को ये नाम की तख्ती लगाने की ताकीद कर रहे हैं। बताइए, एक फल बेचने वाला अपना फल बेचने को स्वतंत्र नहीं, तो समझो उस जगह लोकतंत्र नहीं। हम कहाँ ले जा रहे हैं अपना भविष्य? क्या सिखा रहे हैं हम छात्र छात्र युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को? वो दिन दूर नहीं जब बच्चों को ये लोग ऐसे अनार आ से आम की जगह ऐसे अनिल का अनार और आ से आसिफ का आम पढ़ाना शुरू कर देंगे। महोदय, सत्ता के लिए सबको सता रहे हैं। यह ना हमारे देश की संस्कृति है, धर्म के नाम पे बंटवारा, जाति के नाम पे बंटवारा, और ना ही हमारी साझी की विरासत है, और ना ही हमें मानवता और इंसानियत यह सब सिखाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे इंडिया गेट है। आप इंडिया गेट पे जाकर देखिए, वहाँ जो शहीदों के नाम लिखे हैं उनमें सबसे अधिक मुसलमानों के नाम हैं, सिखों के नाम हैं, किसानों के परिजनों के नाम हैं। इस देश की जंग आज़ादी में जिन्होंने सबसे अधिक कुर्बानी दी, आप उनको रिडिक्यूल करते हैं। आप उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है, किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। महोदय, लोगों को धर्म के नाम पर बांटना भी सबसे बड़ा अधर्म है। मानवता को बांटने वालों को छांटना होगा, और जनता ने इसकी शुरुआत इस लोकसभा चुनाव से कर दी है। इस चुनाव में 64 करोड़ मतदाताओं में से 41 करोड़ मतदाता सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, अमन, चैन, शांति और संविधान की इस धारा के साथ खड़े रहे। अंत में महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन जय धनवान बोलने वालों को हम जय संविधान बोलते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, सत्यमेव जयते। थैंक यू। श्री